नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी व्याकरण का टेस्ट नंबर 7। ठीक है दोस्तों, लगातार वीडियोस आ रही हैं, लगातार पार्ट्स और टेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे सारे टेस्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, थ्योरी भी हम कवर करते चल रहे हैं साथ साथ, तो कॉपी और पेंसिल लेके ज़रूर बैठा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में भी आपका वेलकम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग लास्ट में टेस्ट करके जरूर बताना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए रामबाण हैं दोस्तों। वैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएड का हो गया, यूपी टेट का हो गया, एस टेट का हो गया, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो भी बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 टेस्ट लगा लिए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उनको। ठीक है दोस्तों, किसी से कोई भी नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये टेस्ट जो करा रहा हूँ इनमें दोस्तों थ्योरी भी साथ साथ कवर कर रहा था चल रहा हूँ, तो आपको कहीं से कोई टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप बहुत ही अच्छे नंबर गेन करके जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रोज़ाना शाम 8:30 ज़रूर जुड़िए क्लास से। और दोस्तों जीके की क्लास हमारी 11 बजे आती है, रोज़ाना 11 बजे, तो उस क्लास को भी ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है मुझे, और इस तरीके से ही आप लोग बनाते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, हिंदी व्याकरण से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? जयप्रकाश भारती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर मुंशी प्रेमचंद, या रामधारी सिंह दिनकर। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड हैं, 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अशोक के फूल, ये दोस्तों निबंध है, इसके लेखक पूछे गए हैं हमसे। महादेव वर्मा, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विष्णु प्रभाकर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक के फूल दोस्तों ये किन का निबंध है? तो दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, इन्होंने इसकी रचना की है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी निबंध हैं। एक तो हो गया आपका कल्पलता, कटुज, ठाकुर की वटोर, आम फिर भौरा गए। ठीक है दोस्तों, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनके इंपॉर्टेंट और भी निबंध है दोस्तों, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कल्पलता, कटुज, ठाकुर की बटेर, आम फिर भौरा गए, विचार और वितर्क, और दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध हैं, इनको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चरण कमल वंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चरण कमल वंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चरण कमल वंदो हरिराई, चरण कमल वंदो हरिराई, तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम रूपक अलंकार की, तो दोस्तों जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोपण होता है वहां हमारा रूपक अलंकार होता है। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोपण होता है वहां हमारा दोस्तों रूपक अलंकार होता है। दोस्तों जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना की जाए वहीं हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों को एक कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उपमेय क्या होता है दोस्तों? उपमेय होता है हमारा जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। ठीक है दोस्तों, जिससे उपमा दी जा रही है उसको हम उपमान कह रहे हैं। और दोस्तों उपमेय क्या होता है? जिसकी
उपमा की जाए, तो यहाँ पर किसकी उपमा की जा रही है? चरणों की जा रही है। और किस उपमान किसका हो रहा है? कमल का। चरण को हमने कमलों के समान मान लिया, दोनों को एक कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान से वर्णमाला से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी टेट, एस टेट, इनके लिए बहुत ही रामबाण है वर्णमाला। तो यहाँ पर दोस्तों टे वर्ग का उच्चारण स्थान जो है क्या होता है? कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर मूर्धा। तो दोस्तों टे वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा मूर्धा होता है, मूर्धन्य। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है धर्मार्थ का संधि विच्छेद है। धर्मार्थ, धर्मार्थ का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थात, धर्म धन आरथ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ। ठीक है दोस्तों, धर्म धन अर्थ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्मार्थ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा धर्म धन अर्थ। ठीक है दोस्तों, धर्म धन अर्थ। यहाँ पर हमारा छोटा आ प्लस यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है दोस्तों? यहाँ पर भी हमारा छोटा आ निकल रहा है, मिल करके दोनों हो रहे हैं बड़ा आ। और बड़ा आ किस में हो जाता है? दोनों स्वर मिल करके। तो दोस्तों ये स्वर संधि में हो जाता है। और संधि अगर हम इसमें पूछें तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। दोस्तों स्वर संधि की बात करें हम तो स्वर संधि स्वर के वाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं हमारे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और दोस्तों अयादि संधि। ये 5 प्रकार की हमारी स्वर संधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। धर्मार्थ में संधि जो होगा, धर्मार्थ का जो संधि विच्छेद होगा वो दोस्तों धर्म धन अर्थ होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में, सदैव का पूछा है दोस्तों। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया स्वर संधि जो होती हैं वो हमारी 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और दोस्तों अयादि। ठीक है, ये 5 प्रकार की में हमारी संधियाँ होती हैं। तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो दोस्तों सदैव में हमारी स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि के अंतर्गत आता है ये सदैव। ठीक है दोस्तों, सदैव मतलब सदा धन एव। सदैव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सदा धन एव। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? बड़ा आ और ए मिलकर के क्या हो रहा है? ए बड़ी ए हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों मिलकर के बड़ी ए हो रहा है, तो वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, देश विदेश में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश विदेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। दोस्तों समास की बात करें तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों समास होते हैं हमारे अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्म, द्विगु, द्वंद्व और दोस्तों बहुब्रीहि। ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास, देश विदेश में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। दोनों ही पद दोस्तों इसमें प्रधान हैं, देश और विदेश दोनों भी। इसमें दोस्तों योजक चिन्ह, ये जो डैश का चिन्ह है ये पाया जाएगा, इसकी ये पहचान है, पहचानने की यही पहचान है। ठीक है, और इनमें दोस्तों दोनों ही शब्द क्या होंगे? अपोजिट होंगे, देश और विदेश विलोम शब्द होंगे दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। प्रत्यय पूछा गया है हमसे, कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय पूछा गया है दोस्तों। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इष्ट। ठीक है दोस्तों, इष्ट जो है ये हमारा इसमें कनिष्ठ में प्रत्यय है। प्रत्यय कौन से होते हैं दोस्तों? शब्दों के साथ बाद में लगते हैं,
ठीक है, बाद में लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। शब्द के जो पीछे जुड़ते हैं वही हमारे प्रत्यय होते हैं, और दोस्तों शब्द के आगे जो जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इष्ट जो है कनिष्ठ में प्रत्यय है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। प्रत्यय पूछा है हमसे सावधानी में, कौन सा है? ई, बड़ी ई, धानी या फिर आनी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ई। ठीक है, ई जो है हमारा, बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ई। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, विनायक का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। विनायक, विनायक का पर्यायवाची पूछा है दोस्तों। पर्यायवाची सुर, पुत्र, शत्रु या फिर गणेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों विनायक, विनायक जो है दोस्तों गणेश का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुर जो है दोस्तों, ये दोस्तों देव का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, पुत्र आप लोग जानते ही हैं, पुत्र बेटा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। पुत्र किसका है दोस्तों? बेटा का। और दोस्तों शत्रु किसका है? शत्रु का वैरी है ना, शत्रु का वैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विनायक का पूछा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गणेश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, नीरस का विलोम शब्द है। नीरस, नीरस, नीरस का विलोम शब्द है रशिला, सरस, विरस या फिर अरस। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों नीरस का हो जाएगा सरस, नीरस है ना, तो नीरस का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? सरस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, सरस। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, सभी क्वेश्चंस को लगाएं, ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है दोस्तों, हमारा लक्ष्य वर्दी, ठीक है, खाकी, इस बार हम लेके ही रहेंगे, तो वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार फिर मैं आपको नोट करा रहा हूँ, जीके की क्लास हमारी 11 बजे आती है, तो ज़रूर जुड़िए। हिंदी की क्लास हमारी 8:30 बजे आती है, ज़रूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, झील का बहुवचन रूप है। झील का बहुवचन रूप पूछा है हमसे। झील, झीलों, झीलें या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों झील का जो बहुवचन होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झीलें। ठीक है, झीलें, झीलें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य ढूंढना है हमको, कौन सा है? मैं यह काम नहीं किया हूँ, पहला ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन नंबर बी है, मैंने यह काम नहीं किया है। मैं यह काम ना किया हूँ, मैंने यह काम नहीं किया हूँ। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा वाक्य हमारा यहाँ पर शुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैंने यह काम नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ये हमारा एक वाक्य है, इसके लिए हमें एक शब्द का चुनाव करना है। ठीक है, वाक्य के लिए शब्द चुनना है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, युग्म, युगल या फिर दंपति। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को हम क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण का लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण पूछा है हमसे, रे, ने, है या फिर के। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लुंठित वर्ण, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बताइए। तो प्रश्न नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, रे। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। रे जो होता है हमारा दोस्तों ये लुंठित वर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रे हमारा लुंठित वर्ण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त वर्ण है।
उत्क्षिप्त वर्ण पूछा है हमसे, उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों आ और आ, के और से, डे और ढे, या फिर से और शे। बताइए कौन से ऑप्शन यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लुंठित वर्ण पूछे हमसे, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डे और ढे। ये दो हमारे जो होते हैं ये दोस्तों लुंठित वर्ण होते हैं, डे और ढे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है दोस्तों? महाप्राण पूछा है हमसे, महाप्राण वर्ण नहीं है, सॉरी दोस्तों नहीं है ये, इसको याद रखिएगा, मैं भी भूल गया। तो दोस्तों महाप्राण वर्ण नहीं है, फे, भय, घे या फिर गे। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? महाप्राण वर्ण पूछा है हमसे दोस्तों। तो दोस्तों महाप्राण वर्ण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उन्हीं को हम महाप्राण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कम हवा निकलेगी उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम दोस्तों अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी, गे। गे जो है हमारा ये महाप्राण नहीं है, ठीक है, ये महाप्राण नहीं है, अल्पप्राण है। फै, फै जो है दोस्तों बोल के देखिए, फै, तो फै बोलेंगे हम तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा वायु निकलेगी। भय, ठीक है, भय कौन सा? भय ये भी हमारा घय हो गया, घय, इसमें भी बहुत ज़्यादा वायु निकल रही है। तो महाप्राण वर्ण पूछा है हमसे, महाप्राण वर्ण नहीं है, तो घय जो है हमारा महाप्राण नहीं है दोस्तों, ये अल्पप्राण है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है राम थोड़ा थोड़ा खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण पूछा है हमसे, राम थोड़ा थोड़ा खाता है, करके खाता है, थोड़ा थोड़ा, करके या फिर खाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? वाक्य में क्रिया विशेषण पूछा है हमसे, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा खाता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों हम क्रिया विशेषण की, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उनको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। राम थोड़ा थोड़ा खाता है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्रिया क्या हो गई हमारी? खाना, तो खाने की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, कैसे खाता है? थोड़ा थोड़ा खाता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमुना, ठीक है। यमुना अकेली यमुना है, ठीक है, यमुना है दोस्तों हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय, पहाड़, आम ये सभी हमारे कौन से हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, तो यमुना जो है विशेष है दोस्तों, गंगा जो है विशेष है, हिमालय जो है विशेष है, गांधी जी जो है विशेष है, ठीक है। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं वही हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा जो है 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और दोस्तों समूहवाचक, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, अजात शत्रु उपन्यास के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अजात शत्रु जो है किसका उपन्यास है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव ये दोस्तों दोबारा आ गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग लगा लीजिए इसको। तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण पूछा है हमसे दोस्तों, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है दोस्तों?
तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। माँ, माँ जो है ये हमारा घोष वर्ण है दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। घोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में कंपन हो, वही हमारे घोष वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन ना हो, हमारी जो स्वर ग्रंथियां हैं गले की, उनमें कंपन ना हो, वो हमारे कौन से होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में कंपन होता है, वही हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं दोस्तों वर्ग के हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? घोष वर्ण होता है, ठीक है। वर्ग कौन सा होता है हमारा? तो दोस्तों का वर्ग, चा वर्ग, इस प्रकार से जितने भी वर्ग हैं ना हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और दोस्तों पा वर्ग, इनमें दोस्तों हमारा तीसरा और चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो हमारा कैसा होगा? घोष वर्ण होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, इसको हम ध्वनि भी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या फिर वर्ग के पांचवा अक्षर? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो दोस्तों वर्ग के पांचवा अक्षर होते हैं, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। कौन से होते हैं? वर्ग के पांचवा अक्षर। तो दोस्तों अभी मैंने वर्ग आपको बताया, ठीक है। कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और दोस्तों पै वर्ग, इनके जो पांचवा अक्षर होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? अनुनासिक होते हैं, नाक से बोले जाते हैं, नाक और मुंह से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कृत प्रत्ययों की संख्या है 42, आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु उपसर्ग पूछा है हमसे, उपसर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिरायु में उपसर्ग पूछा है दोस्तों, चिर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, चिर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया समास जो होते हैं हमारे वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल। और दोस्तों समास को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। अब तक दादा, इस सेंटेंस को आप याद रखिए। अब तक दादा, ये पूरा सेंटेंस है, इसको आप याद रखिए। अब तक दादा, ठीक है। आ से अव्ययीभाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व। ये 6 समास आप इस सेंटेंस से याद कर लेंगे। अब तक दादा, इसको आप याद रखिएगा। तो समासों की संख्या 6, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, किस वाक्य में अपादान कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, राम से मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है या फिर चाकू से फल काटो? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अपादान कारक होता है, अपादान का मतलब दोस्तों अलगाव, ठीक है। से विभक्ति का यूज पूछा है तो अलगाव है, अलगाव का मतलब होता है दूर होना। तो दोस्तों राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें अलगाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकली। तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है दोस्तों? अलग हो रही है, अलगाव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक कौन सा है? हिमालय से गंगा निकलती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो दोस्तों बहुवचन पूछा है, माता, प्राण, लड़का या फिर किताब? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों बहुवचन जो हो जाएगा हमारा प्राण। प्राण जो होता है दोस्तों ये बहुवचन होता है। प्राण निकल गए, ठीक है। लगने में हमको लगेगा कि ये एक वचन है, लेकिन प्राण निकल गए जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्राण निकल गए। तो हमारा ये बहुवचन हो जाएगा।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और दो वचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29 और इस वीडियो प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट, येर लेवे व्यंजनों को कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येर लेवे व्यंजन जो है हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों येर लेवे जो है हमारे ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे ये होते हैं दोस्तों श और दोस्तों है, ठीक है, इनकी भी संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ग होते हैं का से लेकर के माँ तक के सभी हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 5 होती है। 5 वर्गों में इनको डिवाइड किया हुआ है, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, येर लेवे व्यंजन को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। टेस्ट कैसा रहा? आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया? कमेंट ज़रूर करना। इस बार खाकी पक्की, आपके कंधे पर वर्दी होनी ही होनी चाहिए। इस प्रकार से तैयारी कीजिए आप दोस्तों, यह ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आप लोग देखिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ठीक है। वीडियो कैसा रहा कमेंट ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। 8:30 बजे रोज़ ज़रूर जुड़िए हिंदी की क्लास से, 11 बजे जीके की क्लास से, ठीक है। शाम को 6 बजे इतिहास और भूगोल, दोनों में से कोई भी एक क्लास आ सकती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।